कॉमर्स एजुकेशन सेंटर और एक बार फिर से हम लोग बातें करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, है ना। पिछले वीडियो क्लासेस में हमने डिस्कस किया था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी और हमने आपको बताया था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस और सारी बातें हमने डिटेल में करी थी। आज हम लोग बातें करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये भी प्रोड्यूसर की नजर से, प्रोड्यूसर्स व्यू पॉइंट, याद रखिएगा ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये भी प्रोड्यूसर के नजर से पढ़ने वाले हैं, है ना। मैंने बताया था कि जितनी भी बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती हैं, स्टैंडर्ड 12th या सीबीएसई के बच्चे जो स्टैंडर्ड 11th में पढ़ते हैं, वो सारी बातें हम लोग कभी प्रोड्यूसर के नजर से और कभी कंज्यूमर के नजर से करेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग प्रोड्यूसर के नजर से पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा। आइए देखिए, हम लोग बातें करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। आप सोचो कि अगर मैं एक प्रोड्यूसर की बात कर रहा, वंस अगेन अगर मैं एक प्रोड्यूसर की बात कर रहा, तो आखिर प्रोड्यूसर करता क्या है? व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द वर्क ऑफ द प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर दो चीजें करता है, ध्यान से समझिए दोस्तों। प्रोड्यूसर दो चीजें करता है, मेनली प्रोड्यूसर के दो चीजें। पहला, प्रोड्यूसर फैक्टर सर्विसेज का हेल्प लेता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर फैक्टर सर्विसेज हायर करता है। हायर करना मतलब फैक्टर सर्विसेज किराए पर लेता है। फैक्टर सर्विस का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। भाई फैक्ट्री किराए पर लेगा, लेबर को बुलाएगा, है ना, मशीनें खरीदेगा, पैसे कम पड़ गए तो लोन लेगा। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर प्रोडक्शन की जरूरी चीजों को हायर करता है। बात समझ में आ रही? और अगला स्टेप, प्रोड्यूसर इन फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से प्रोडक्शन करेगा। ये बातें हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, है ना। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में भी मैंने बताया था। सुना वंस अगेन, प्रोड्यूसर फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विस मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अपने फैक्टर सर्विस को पहले अरेंज करेगा, जुगाड़ लगाएगा फैक्ट्री का, है ना, जुगाड़ लगाएगा लेबर का, जुगाड़ लगाएगा मशीनों का, इक्विपमेंट्स का, पैसे कम पड़ गए तो पैसों का, और फिर इन सारी चीजों के साथ एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट मिक्स की जाएंगी और जब उन चीजों को मैनेज करके प्रोसेस होगा तो होगा प्रोडक्शन। और जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में क्या बनाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है, वंस अगेन प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन करता है, इस प्रोडक्शन को करने के लिए जितनी भी चीजें उसे चाहिए, जिसे हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज कहते हैं, ये प्रोड्यूसर के लिए एक तरह से क्या हो गया? रिसोर्सेस। यही तो प्रोड्यूसर का रिसोर्सेस भी है, यही तो प्रोड्यूसर के वो साधन है जिसके हेल्प से प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करेगा। और हमें पता है कि रिसोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिसोर्सेस होते हैं लिमिटेड। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो वंस अगेन, प्रोड्यूसर फैक्टर सर्विसेज का हेल्प लेता है। फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर के लिए रिसोर्सेस होते हैं और ये रिसोर्सेस बाय नेचर क्या होते हैं? लिमिटेड। हर प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। इन रिसोर्सेस का हेल्प लेकर प्रोडक्शन करना है, गुड्स एंड सर्विस बनाना है, फिर उसको बेचना है और तब जाकर इनकम आएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, नाउ अब सोचो आप कि अगर हम या आप, कोई बंदा एक प्रोड्यूसर है, अगर हम लोग एक प्रोड्यूसर है तो हमारे लिए सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। क्योंकि हमें सोचना है कि क्या बनाए, है ना। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। देखिए, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इन सारे सवालों का जो जवाब है वो कहीं ना कहीं इन रिसोर्सेस पे डिपेंड करता है। वाई? बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट टू प्रोड्यूस, मान लीजिए मुझे मन में ख्याल आ रहा है यार क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, तो बनाने का तो बीएमडब्ल्यू भी बना डाले, बट बीएमडब्ल्यू बनाने के बराबर मेरे पास रिसोर्स भी तो होना चाहिए। पता चला कि यहां चाउमीन बनाने के भी रिसोर्स मेरे पास नहीं, समोसे बनाने लायक ठेला भी नहीं है, और क्या हम बीएमडब्ल्यू का शोरूम खोल सकते हैं? नहीं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, भैया जो रिसोर्स है वही ना बनाओगे।
सिमिलरली हाउ टू प्रोड्यूस, टेक्निक, टेक्निक भी तो वही लगाइएगा जिस टेक्निक के रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो एक प्रोड्यूसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो सबसे जरूरी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है रिसोर्सेस। बात समझ में आ रही? प्रोड्यूसर को अपने रिसोर्सेस के साथ च्वाइस करना पड़ता है, अपने रिसोर्सेस को स्टडी करना पड़ता है कि जो रिसोर्स प्रोड्यूसर के पास है, किसी भी प्रोड्यूसर के पास जो भी रिसोर्सेस है, मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास मैंगोज है, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए एक प्रोड्यूसर के पास मैंगोज ढेर सारा है, मान लीजिए एक बंदा है जिसके आम के बागान है और खूब सारे मैंगोज होते हैं, और वो बंदा चाहता है कि मैंगोज के हेल्प से कुछ प्रोडक्शन की जाए, तो वो बंदा क्या प्रोड्यूस कर सकता है? व्हाट टू प्रोड्यूस? कई सारी चीजें हैं। वो बंदा चाहे तो फ्रूटी बना सकता है, मैंगोज के फ्रूटी। वो बंदा चाहे तो मैंगोज के अचार बना सकता है, पिकल। वो बंदा चाहे मैंगोज के जूस बना सकता है। वो बंदा चाहे तो मैंगोज के कैंडी, चॉकलेट्स बना सकता है। वो बंदा चाहे तो मैंगोज के सपोज शेक बनाकर भी बेच सकता है ना? कई सारी चीजें, मैंगोज की तो कई सारी चीजें बनती है। तो वन सेकेंड, ये बंदा चाहे तो कुछ ना बनाकर मैंगोज को ही पूरा पैक करके बेच सकता है, बोला लो भैया पूरा मैंगो ही बेच रहे, टोकरा में भर भर के पैक करके अच्छे से। तो कई सारी चीजें हैं। प्रोड्यूसर के पास रिसोर्स क्या है? मैंगोज, और वो इससे कई सारी चीजें बना सकता है। क्या सारा बना लेगा? बोला सर सारा बना लिया तो आप सारा बना सकते, हो सकता है बना ले, लेकिन क्या सारा मतलब अगर ये जितना भी प्रोडक्शन करना चाह रहा, ये चाह रहा कि थोड़ा फ्रूटी, थोड़ा पिकल, थोड़ा जूस, थोड़ा शेक, थोड़ा कैंडी, थोड़ा मैंगोज भी बेच ले, सब कर ले, तो क्या सब कर लेगा? और एक बार अगर सब कर भी लिया तो क्या जितनी मर्जी उतना कर लेगा? नहीं, जितने रिसोर्स होंगे उसी के बराबर ना कर पाएगा। कि भैया अगर इस प्रोड्यूसर के पास मान लीजिए 10,000 पीसेस, सपोज है पीसेस में हम बात करते हैं, 10,000 पीसेस मैंगोज है, 10,000 पीस, उसने एक एक करके काउंट किया, देखा 10,000 मैंगोज है। उसने सोचा चलो 1,000 मैंगोज का फ्रूटी बना लेंगे, 1,000 मैंगोज का कैंडी चॉकलेट्स बना लेंगे, है ना, 4,000 मैंगोज यूं ही बेच देंगे डायरेक्ट, पिकल्स भी बना लेगा 1,000 मैंगोज का, देख रहे, जूस बना लेगा 2,000 मैंगोज का 2,000, और शेक भी बनाएगा 1,000 मैंगोज का। मतलब उसने रिसोर्स को क्या किया? उसने अपने इस मैंगो नाम के रिसोर्स को एलोकेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया थोड़ा थोड़ा सब में। बोला सर अगर ये फ्रूटी ना बनाए तो ये 1,000 मैंगो कहीं और चला जाएगा, हो सकता है कि इस बार पिकल्स 2,000 मैंगो से बनाए और फ्रूटी ना बनाए। सर अगर कैंडी भी ना बनाए तो हो सकता है कि 4,000 की जगह 5,000 मैंगो बेच डाले। सर अगर ये जूस भी ना बनाए तो हो सकता है शेक 3,000 मैंगो का बना डाले। अच्छा क्या हो रहा है? आप देख रहे हो क्या हो रहा है? बातों को समझो, बातों को समझेंगे तो बड़ा मजा है। हो ये रहा है कि अगर इसने इस 10,000 मैंगोज को सब में बांटा तो अपने मन मर्जी से जैसे जैसे बांटना था बांट दिया। अगर मुझे सपोज पिकल्स अचार का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे फ्रूटी का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा या खत्म करना पड़ेगा, दोनों ही पॉसिबल है। अगर मुझे शेक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे जूस का प्रोडक्शन या तो कम करना पड़ेगा या खत्म करना पड़ेगा। अगर मुझे मैंगोज ज्यादा बेचने हैं तो कैंडी का प्रोडक्शन या तो कम करना पड़ेगा या खत्म करना पड़ेगा। कहने का मतलब एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा। टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी द प्रोड्यूसर हैज टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। व्हाई? बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड। भैया आपके जेब में 100 रुपए है और आपको पानी पूरी भी खानी है और आपको समोसे भी खाने हैं, है ना? अब आप सोचो, आपने डिसाइड किया कि 50 रुपए का पानी पूरी 50 रुपए का समोसे खाएंगे, है ना? जब आप पानी पूरी खाए तो बड़ा मजा आ रहा था, मतलब खाए जा रहे और मजा आए जा रहा, पता ही नहीं चला आपने 70 रुपए का पानी पूरी खा लिया। बात समझ में आ रही? अब कितने बच गए जेब में? 30 रुपीज। क्या अब आप 50 रुपीज का समोसा उस 30 रुपए से खा पाएंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। बोला सर उधार में खा लेंगे, मतलब उसकी बात नहीं कर रहा मैं, है ना, वो सब बातें नहीं करनी है, यहां पर जो रिसोर्स है बस उसी की बात करनी है। तो कहने का मतलब अगर पानी पूरी का आप कंजम्पशन बढ़ा दिया तो आपको समोसे का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा क्योंकि आपके रिसोर्स लिमिटेड थे।
बिल्कुल उसी तरह से प्रोड्यूसर के रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड है। पूरे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में यही बातें हमें करनी है कि अगर किसी प्रोड्यूसर के लिमिटेड रिसोर्स के साथ उस प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना है तो वो कैसे स्टडी करेगा, वो कैसे अपने पॉसिबल सिचुएशंस को स्टडी करेगा कि कैसे कैसे प्रोडक्शन किए जा सकते हैं। अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक ऐसा कर्व जो हमें पॉसिबिलिटीज बताएगा, पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं किस चीज की, प्रोडक्शन की। एक प्रोड्यूसर को ये कर्व पॉसिबिलिटीज बताएगा प्रोडक्शन करने की कि साहब अगर आप प्रोडक्शन कर रहे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या कॉम्बिनेशंस है, किसे कितना बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही? तो मैंने आपको सिचुएशन होता है ये डिसाइड करना कि किस कमोडिटी यानी किस गुड्स को वो ज्यादा बना सकता है, किसे कम, और इसी के लिए हम लोग मदद लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। वैसे तो लोग जनरली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं पहले डेफिनेशन पर नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम डेफिनेशन पर आएंगे तो आपके सामने वर्ड्स आएंगे, है ना, शब्द आएंगे, अल्फाज आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपके सामने वर्ड्स पहले आए, मैं चाहता कि आपके सामने कॉन्सेप्ट पहले आए। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं और हम लोग बातें करेंगे सबसे पहले एक सिंपल से टेबल की। ये देखिए एक सिंपल सा टेबल हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। इकोनॉमिक्स में वैसे कोई भी टेबल बनाया जाता है तो उसे टेबल ही कहते हैं, बट इकोनॉमिक्स में उसे शेड्यूल कहते हैं, है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में टेबल, इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, शेड्यूल। ये है शेड्यूल, और ये जो शेड्यूल में बना रहा इसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब टेबल होता है ना, लेकिन इकोनॉमिक्स में बड़े प्यार से टेबल नहीं बोलते, शेड्यूल बोलते। तो याद रखिएगा, मैं जो बना रहा ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। और ये देखिए मैंने यहां पर कुछ कॉलम्स बना दिए। इस टेबल में कितने कॉलम है, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां रोज बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहला वाला मैं लिख रहा कॉम्बिनेशन, सबसे पहला वाला कॉम्बिनेशन, है ना। पहला क्या लिखा मैंने, कॉम्बिनेशन। दूसरा मैं लिख रहा गुड एक्स, फिर लिख रहा गुड वाई। एक्स का यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब कि ये जो गुड एक्स और वाई हम कर रहे हैं यहां पर, मैं इसके क्वांटिटी की बात कर रहा, क्वांटिटी की, गुड एक्स और गुड वाई के क्वांटिटी की। बोला सर एक्स और वाई कौन सा गुड्स होता है? भैया एक्स और वाई कोई गुड्स नहीं होता, मैंने यूं ही मान लिया है। आप चाहो तो नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला सर कौन सा नाम लिखे, जो पसंद आता वही लिख लो। जैसे यहां पर वीट, यहां पर सुगर केन, गन्ने की बातें कर रहे, गेहूं और गन्ने की, कोई भी नाम लिख लो, जो पसंद है वही लिख लो, नो प्रॉब्लम। बोला सर बीएमडब्ल्यू लिख ले, हाँ तो ध्यान रखना यहां वीट तो यहां बीएमडब्ल्यू मत लिख देना, क्योंकि खेत में गेहूं और बीएमडब्ल्यू दोनों नहीं हो सकता। तो अगर यहां बीएमडब्ल्यू लिख रहे तो यहां ऑडी लिखना। बात समझ में आ रही? चलिए, तो कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिचुएशंस, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फिर हम लोग बातें करेंगे गुड एक्स, गेहूं की खेती की, कितना प्रोडक्शन हो सकता है। फिर बातें करेंगे गुड वाई, है ना, गन्ने की खेती की, कितने प्रोडक्शन हो सकता है। अच्छा आप सोचो कि अगर हम अपने देश के सबसे बेहतरीन प्रोड्यूसर की बात करें, सबसे बेहतरीन प्रोड्यूसर मतलब फार्मर, है ना, फार्मर ही हमारे देश का प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो फार्मर की बातें करें, फार्मर फार्मिंग करता है। मान लीजिए किसान एक फार्मर है, एक बहुत अच्छा सा फार्मर है जो खूब मेहनत से अपने खेतों में प्रोडक्शन करता है, और इस फार्मर के पास 1 एकड़ ऑफ प्लॉट, 1 एकड़ का जमीन है। बात समझ में? ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है ना। एक फार्मर है जिसके पास 1 एकड़ ऑफ प्लॉट, 1 एकड़ की जमीन है। ये फार्मर इसमें खेती करना चाहता है। ये फार्मर कई सारी चीजों की खेती कर सकता है ना। ये इसमें सब्जियों की खेती कर सकता है, ये इसमें फलों की खेती कर सकता है, ये इसमें गन्ने की खेती कर सकता है, ये चावल की खेती कर सकता है, गेहूं की खेती कर सकता है, बहुत सारा। आप खुद सोचो ना कि आपको अगर कही जाए कि यार आपकी शादी करनी है, देखो बड़ा अच्छा एग्जांपल ले रहे, बहुत सुंदर, एकदम दिल पे लगेगा भाई। मान लो आपको लगे यार आपकी शादी करनी है, आपने बोला वाह सर बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लग रहा सुनकर।
अब हमने बोला देखो शादी करनी है, देखो जरा कोई पसंद आए तो बताओ। अब अगर ऐसा छोड़ दिया जाए ना तो लोग हर 10 कदम के बाद एक पसंद करके बैठ जाए, बोले सर ये वाला पसंद है, थोड़ा आगे बढ़े सर वो वाला भी पसंद, सर वो वाला भी पसंद है। क्योंकि लोगों के पसंद का तो कोई मतलब होता ना लिमिटेशन ही नहीं है, सब पसंद आ जाते हैं आजकल। तो ऐसा नहीं हो सकता। पुराने जमाने में स्वयंवर हुआ करते थे, तो स्वयंवर में कई सारे राजकुमार बैठा करते थे और एक राजकुमारी साहिबा आती थी माला लेकर, है ना, एक ही माला रहता था उनके पास और वो एक एक करके सबके पास जाती थी माला लेकर कि देखा ये वाला बंदा, इसका थोड़ा पसंद नहीं आया, दूसरे वाले का हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया, तीसरे वाले को देखा एटीट्यूड सही नहीं है, चौथे वाले को देखा बोला ये थोड़ा बंदा सही है। उन्होंने लेकिन चौथे वाले को जब पसंद करा तो एक बार इधर नजर घुमाया तो उधर कॉर्नर में भी एक बंदा बैठा था, वो भी बड़ा क्यूट सा था। अब कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्या हो गया कि यार इसको वरमाला डाले या उसको वरमाला डाले। सारे के साथ कंफ्यूजन नहीं है। हमारी लाइफ में पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, लेकिन उन सारी पॉसिबिलिटीज में ध्यान से सुनिएगा, हमारी लाइफ में, प्रोड्यूसर की लाइफ में, कंज्यूमर की लाइफ में, सबकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है, लेकिन एक नेचुरल, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग, एक समझदार व्यक्ति उन सारी पॉसिबिलिटीज में 2 पॉसिबिलिटी को अलग कर देता है। कितनी पॉसिबिलिटी को अलग कर देता है? 2 को। बोला सर वो 2 कौन से हैं? वो 2 है, एक बेस्ट और दूसरा सेकंड बेस्ट, है ना। अगर आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं तो आप सबसे पहले उन ऑप्शन में जो आपको सही लगे बेस्ट वाला चूज करेंगे और उस बेस्ट वाले को चूज करते करते आपके खुद ब खुद आपको वो दूसरा वाला भी दिख जाएगा जो आपके हिसाब से दूसरा बेस्ट था, कि अगर वो बेस्ट वाला नहीं मिला तो ये वाला लेंगे। सारे पसंद नहीं करते, है ना। लोग कार खरीदने जाते, फ्लैट्स खरीदने जाते, बाइक्स खरीदने जाते। ऐसा नहीं कि जिधर जा रहे वही पसंद हो जा रहा, ऐसा नहीं होता है। कई सारा फ्लैट देखा, एक बहुत पसंद आया, दूसरा थोड़ा और अच्छा से पसंद आया, बट एक जो है वो बहुत पसंद है और दूसरा वाला जो है अगर ये पहला वाला नहीं मिला तो दूसरा वाला ले लेंगे, बाकी पे ध्यान नहीं लगाते। ये रैशनल बातें हैं। बिल्कुल उसी तरह से प्रोड्यूसर के पास ऑप्शंस बहुत सारे, फार्मर बहुत सारी खेती कर सकता है, खेत है तो खेती तो हो गई, लेकिन फार्मर भी उन चीजों पर ज्यादा फोकस करेगा जो उसे ज्यादा सही लग रहा। तो आइए एक एग्जांपल के लिए मैं मान लूं कि एक फार्मर है जिसे अपने खेत में खेती करनी है और इस फार्मर ने यह ध्यान लगाकर सोचा तो इसे समझ में आया कि 2 चीजों की खेती करने में हमें फायदा है, एक है व्हीट, दूसरा है शुगर केन। ये मेरा एग्जांपल है। तो इस फार्मर के मन में यह ख्याल आया कि या तो मैं व्हीट की खेती करूंगा या मैं शुगर केन की खेती करूंगा, मैं तीसरा कोई खेती नहीं करूंगा। 2 ही लेकर चलना है, 3 लेकर नहीं चलना है ना। यहां पर एक लिमिटेशन है, याद रखिएगा। अब आप सोचो, ध्यान से समझो, अगर फार्मर ने, अगर इस किसान ने पूरे खेत में गन्ने की खेती कर डाली, अगर इस किसान ने पूरे खेत में गन्ने की खेती कर डाली तो क्या व्हीट की खेती होगी? अगर पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन नंबर ए, पहला सिचुएशन, अगर पूरा का पूरा गन्ने का खेती 10, मान लीजिए टन्स में, है ना, यूनिट्स में हम टन्स लिख दे रहे, 10 टन की खेती 10 टन्स। इसी तरह यहां पर भी यूनिट्स में हम टन्स लिख दे रहे। सपोज दैट अगर गन्ने की खेती करी तो और पूरे खेत में, पूरे के पूरे खेत में शुगर केन की खेती करी तो शुगर केन की खेती कितनी हुई? 10 टन्स। गेहूं की खेती कितनी होंगी? 0। ऑब्वियस सी बात है, जब पूरे में गन्ने की खेती हुई तो व्हीट की खेती कहां हुई? जब नहीं हुई तो प्रोडक्शन 0। पहला सिचुएशन, पूरा खेती कर डालो। बोला सर 10 टन्स कहां से लिखे आप? अपने मन से लिख दिया, है ना, खुद से अज्यूम कर लिया। सिचुएशन नंबर बी, ध्यान से समझिए, बड़ा इजी है, बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी। ध्यान से समझिए, सिचुएशन नंबर बी, पहला सिचुएशन देख लिया, ये पॉसिबल था। और क्या पॉसिबल है? हो सकता है इस फार्मर को लगे कि नहीं यार, चल अब की बार थोड़ा सा खेत में गेहूं की खेती कर ली जाए, व्हीट। बोला जरा गेहूं की खेती कर, गेहूं की खेती में बड़ा फायदा हो रहा है लोगों को, तो इसे लगा कि थोड़ा गेहूं की खेती कर ले। अच्छा, जब गेहूं की खेती करना होगा, जब हम पूरा का पूरा शुगर केन का फार्मिंग कर रहे हैं, व्हेन अ प्रोड्यूसर फार्म्स शुगर केन इन हिज एंटायर फील्ड, तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन? 10 टन्स। एंड नाउ द फार्मर वांट्स टू प्रोड्यूस some amount of wheat,
अब ये किसान चाहता है कि कुछ गेहूं की खेती भी हो जाए। सो द फार्मर नीड्स टू ट्रांसफॉर्म। अब इस फार्मर को क्या करना होगा, इसे गन्ने की खेती वाले जो रिसोर्सेस खरीदे थे उनमें से कुछ रिसोर्सेस को वीट की खेती में कन्वर्ट करना होगा। मान लीजिए गन्ने की खेती करने के लिए 5 मशीन खरीदा था, तो एक मशीन बेचना होगा और उस मशीन को बेचकर वो मशीन खरीदना होगा जिस मशीन से वीट की खेती हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कुछ रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म, गन्ने से गेहूं में ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट करना होगा कि भैया ये गन्ने वाला हटाओ, गेहूं वाला खरीद के लाओ। तो जब ये वीट की खेती करेगा, मान लेते हैं कि वीट की खेती इसने 1 टन की करी। कितनी करी? 1 टन। तो इसका मतलब गन्ने की खेती कम हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा? 9। बोला सर क्यों कम हुआ? क्योंकि साहब ये वाला जगह में तो वीट का खेती हो गया, गेहूं की खेती हो गई, तो अब तो गन्ने की खेती बस इतने में ना होगी। एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। व्हेन अ प्रोड्यूसर इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, he have to decrease the production for another commodity because resources are limited। काम खत्म, आगे बढ़े। अब देखिए, जब गेहूं की खेती हुई ना, प्रोड्यूसर ने देखा यार बड़ा मजा आया, गेहूं तो फटाफट बिक गया, लोग गन्ने ज्यादा यूज नहीं कर रहे, चीनी का कंजम्पशन कम कर देंगे बिकॉज शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। चीनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, लोग समझदार हो रहे हैं। अब लोग को लग रहा है यार गुड़ खाओ स्वस्थ रहो। आपको भी सजेस्ट करा गुड़ खाइए, बड़ा अच्छा चीज है, चीनी का कंजम्पशन कम करे। तो लोगों को समझदार होने के बाद लगा कि यार गन्ने की खेती नहीं, वीट की थोड़ा और बढ़ाओ, गेहूं की खेती और बढ़ाओ। तो हम कॉम्बिनेशन नंबर सी पर आ गए। कॉम्बिनेशन नंबर सी क्या कह रहा कि अगर मैं इसका प्रोडक्शन 1 से कितना कर दूंगा? 2। पहले 0 था, फिर कितना किया? 1। अब कितना कर रहे? 2 टन की खेती। तो फिर से वही बात, जब गेहूं की खेती बढ़ेगी तो गन्ने की खेती घट जाएगी। टू इंक्रीज कंजम्पशन फॉर वन कमोडिटी, प्रोड्यूसर नीड्स टू डिक्रीज द कंजम्पशन फॉर अनदर कमोडिटी, है ना? तो अगर मैं ये वीट वाला एरिया और एक्सटेंड कर दूं, ये देखिए और ज्यादा, तो जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे गन्ने का प्रोडक्शन घटता जाएगा। इस बार हो सकता है ये 7 ही हो। बिल्कुल इसी तरह से नंबर डी, अगर मैंने इसको 3 कर दिया तो हो सकता है ये 4 ही हो। अगर नंबर ई, अगर मैंने इसको 4 कर दिया तो अब ये हो सकता कितना हो जाए? 0 हो सकता है। ये 4 टन की खेती हुई और अब इसकी खेती नहीं हुई। बोले सर क्यों? क्योंकि जब वीट की खेती 4 टन की हुई तो खेत खत्म, रिसोर्स खत्म, सारा रिसोर्स खत्म हो गया, रिसोर्स भर गए। बोला सर इसका 10 टन हो रहा था और ये मैक्सिमम 4। ये बिल्कुल हो सकता है ना भाई, अलग अलग रिसोर्स, अलग अलग कमोडिटी, अलग अलग वस्तुओं का तो अलग अलग नेचर है। हो सकता है इसमें जगह कम लग रहा था, इसमें जगह ज्यादा लग जा रहा। बात समझ में आ रही कि नहीं? 2 बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। पहली कि नेचर ऑफ गुड्स बदलते हैं, है ना? अगर आपके पास 100 रुपए है और अगर आपको पानी पूरी खानी है तो 100 रुपए, थोड़ा कम की बातें करें। अगर आपके पास 20 रुपीज है, 20 रुपए, और आपको पानी पूरी खानी है तो 20 रुपए में शायद आपको 10 पानी पूरी मिल जाए, है ना? लेकिन अगर आप उसी 20 रुपए से मोमोज खाने चले जाओ, मोमोज, तो 20 रुपए का मुश्किल से 4 मोमोज मिलेगा, 4 या 5। पानी पूरी कितनी मिल रही? 20, लेकिन मोमोज कितना मिलेगा? 4 या 5। बट भाई वो तो नेचर पे डिपेंड कर रहा है ना, वो पानी पूरी उतना ही मिलता है और मोमोज उतना ही मिलता है। तो अलग अलग गुड्स का अलग अलग नेचर है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बात, ये पहली थी। दूसरी बात कि जब हम अपने रिसोर्स को गन्ने की खेती में यूज कर रहे थे, जब ये फार्मर पूरी तरह से गन्ने की खेती कर रहा था तो सारा का सारा मटेरियल, मशीन, रिसोर्स, लेबर जो भी था सब गन्ने के लिए था। अब जब गेहूं की खेती करेगा तो पहले गन्ने वाला मशीन बेचेगा, तब ना गेहूं वाला मशीन लाएगा, है ना? लेबर को जो गन्ने की खेती करना जानते थे उनको अब सिखाएगा गेहूं की खेती करना, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन कहने का मतलब गन्ने से गेहूं की और जो कन्वर्ट हो रहे, इसमें प्रोड्यूसर को थोड़ा लॉस भी हो जाता है। लॉस क्यों हो जाता है? एक एग्जांपल से मैं बता रहा आपको कि मान लीजिए एक मशीन 1 लाख रुपीस का गन्ने की खेती के लिए खरीदी गई, अब हमें गेहूं की खेती के लिए मशीन खरीदनी है। तो जब वो 1 लाख रुपए का बढ़िया वाला मशीन सेल करेंगे तो क्या 1 लाख रुपए मिलेगा? नहीं, क्योंकि मशीन सेकंड हैंड हो गई, है ना?
तो अगर वो वाला मशीन बेचेंगे तो शायद हमें 70,000 मिले, 60,000, 70,000। तो उससे वो 1 लाख के बराबर का मशीन अब नहीं आया, अब उससे 60-70 हजार के बराबर का मशीन आएगा। तो मशीन का जो कैपेसिटी है वो कम हो गया। ₹1,00,000 का था गन्ने की खेती वाला, बट अब उसको बेचा तो भाई पैसे तो कम ना है, कन्वर्जन का रेट तो भाई नुकसान भी तो देगा। बोला सर जब नुकसान हो रहा है तो प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि भले ही मशीन छोटा आया फिर भी फायदा हो रहा है, ऐसा तो होता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो वंस अगेन याद रखिएगा, जब रिसोर्सेस को, है ना, फिर से बोल रहा, जब किसी कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो प्रोड्यूसर को दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना होगा। इसे इंक्रीज करने के लिए Y के रिसोर्सेस को X में शिफ्ट करना होगा, और जब इसे हम लोग शिफ्ट करेंगे तो प्रोड्यूसर को कुछ नुकसान भी होगा, है ना। और उस नुकसान को मेजर करने के लिए, उस नुकसान को मेजर, माप तौल, मेजर करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है MRT। क्या कैलकुलेट किया जाता है? MRT। MRT का फुल फॉर्म मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखिएगा, मैं लिख भी दूंगा, डोंट वरी। MRT का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब Y से X में ट्रांसफॉर्म कर रहे, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? आइए मेजर करते जरा। पहले के लिए कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि अभी तो कन्वर्ट हुआ नहीं, कन्वर्जन तो यहां से हुआ। देखिए MRT का एक फॉर्मूला होता है बड़ा आसान सा, इसका फॉर्मूला है लॉस बाय गेन। MRT का फॉर्मूला क्या है? लॉस बाय गेन। अब बोले सर लॉस बाय गेन, अच्छा आप बताओ ना, आप खुद सोच के बताओ, मेरे बताने लायक चीजें खत्म हो गई। लॉस, हमें लॉस X का हो रहा है Y का? किसका लॉस हो रहा है? बोला सर क्या मजाक कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है Y का लॉस हो रहा है। 10 से 9 हो गया, 9 से 7, 7 से 4, 4 से 0। लॉस किसका हो रहा है? Y का। तो इसका मतलब जब मैं लॉस बाय गेन लिख रहा तो इसका मतलब हो गया डेल्टा Y। लॉस क्या हो गया? डेल्टा Y। सर लॉस डेल्टा Y क्यों? क्योंकि Y, डेल्टा का मतलब चेंज होता है ना। तो Y में जितना चेंज आया, 10 से कितना हो गया? 9। चेंज कितना आया? 1। तो लॉस कितना हुआ? 1 टन का। 9 से कितना हो गया? 7। चेंज कितना आया? 2। मतलब लॉस कितना हुआ? 2 टन का। 7 से कितना हो गया? 4। चेंज कितना आया? 3। मतलब लॉस कितना हुआ? 3 टन का। तो लॉस का मतलब डेल्टा Y, गेन का मतलब डेल्टा X। डेल्टा X मतलब चेंज इन X। 0 से 1 बढ़ गया ना, पिछली बार घट रहा था, इस बार इंक्रीज हो रहा है, तो इसका गेन हो रहा है। 0 से 1 कितना गेन हुआ? 1। 1 से 2 कितना गेन हुआ? फिर 1। 2 से 3 कितना गेन हुआ? फिर 1। बोला सर 1 क्यों? क्योंकि 3 - 2 1 होता है, 2 - 1 1 होता है ना, 4 - 3 1 होता है, तो गेन हमारा 1 हो रहा है। तो ये फॉर्मूला है MRT, लॉस बाय गेन डेल्टा Y बाय डेल्टा X, है ना। जिस कमोडिटी का लॉस हो रहा उसको ऊपर रखे और जिसका फायदा हो रहा उसको डिनोमिनेटर में। आगे बढ़ते, कैलकुलेट करते जरा। ये देखिए डेल्टा Y, यहां पर देखिए डेल्टा Y ऐसे, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1। तो पहले लॉस होगा 1 बाई, और इन दोनों का डिफरेंस 1 - 0 1, तो 1 बाई 1। बस समझ में आ रही? ध्यान से समझिए। अब इधर आ जाइए दूसरे सिचुएशन में, 9 और 7 दोनों का डिफरेंस 2, 1 और 2, तो इन दोनों का डिफरेंस 1। बोला सर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे? नहीं, माइनस का साइन नहीं लगाना है, बस स्टडी करना है। फिर आगे बढ़िए, 7 और 4 कितने का डिफरेंस? 3। 2 और 3 कितने का डिफरेंस? 1। अब देखिए 4 और 0, 4 - 0 कितने का डिफरेंस? 4। मतलब नुकसान 4 का हो गया ना। और यहां पर देखिए 3 और 4 कितने का फायदा हो रहा? 1। 3 तो कर ही रहे थे ना, अब 4 करने लगे, मतलब 1 ज्यादा किया, तो 4/1। यह है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 यूनिट गेन करने के लिए 1 यूनिट लॉस। देखिए गेन बाय, सॉरी लॉस बाय गेन, तो 1 यूनिट गेन करने के लिए 1 यूनिट का लॉस हो गया। 1 यूनिट और गेन करने, ध्यान, और एडिशनल 1 और यूनिट गेन करने के लिए अब की बार 1 नहीं 2 यूनिट का लॉस हो गया। फिर से और एक, हर स्टेप में 1 और गेन हो रहा है, हर स्टेप में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे गेन 1 यूनिट ज्यादा हो रहा है। तो और 1 यूनिट गेन करने के लिए इस बार 1 नहीं 2 नहीं 3 यूनिट का लॉस हो गया।
और अगले स्टेप में एक और यूनिट गेन करने के लिए इस बार 4 यूनिट का लॉस हो गया। इसे लिखने का सही तरीका ये नहीं है, इसे लिखने का सही तरीका है 1:1, 1/1 है, पहला वाला लॉस दूसरा वाला गेन है, 1:1 मतलब 1/1। ये देखिए 2/1 है, तो इसे कैसे लिखेंगे 2:1, इसे कैसे लिखेंगे 3:1, इसे कैसे लिखेंगे 4:1। कैसे कैलकुलेट किया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये क्या था, यही तो प्रोड्यूसर स्टडी कर रहा है, यही प्रोड्यूसर को देखना है कि जो भी सिचुएशन उसके लिए पॉसिबल है ना। याद रखिएगा प्रोड्यूसर को यही तो देखना है कि जो भी सिचुएशन उसके लिए पॉसिबल है उन पॉसिबल सिचुएशन में कौन सा उसके लिए ज्यादा सुटेबल है। बात समझ में आ रही, देखिए पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5, 5 पॉसिबिलिटी देखा हम लोगों ने, है ना। तो इतने पॉसिबल सिचुएशन में प्रोड्यूसर को देखना है कि कौन सा उसके लिए सुटेबल है। तो अब प्रोड्यूसर वांट्स टू स्टडी, एक प्रोड्यूसर जानना चाह रहा कि जो प्रोडक्शन वो कर रहा है फिलहाल, वो प्रोडक्शन में वो एफिशिएंट है ना, एफिशिएंट मतलब वो कामयाब है या नहीं, वो सही से प्रोडक्शन कर रहा है या नहीं, वो रिसोर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहा है या नहीं। और उसे जानने के लिए उसे हेल्प लेना होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। तो ये हम लोग बातें कर रहे थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कॉन्सेप्ट की। अभी मैं कर्व पर तो आया भी नहीं, मैंने अभी आपको पूरे सिचुएशन को एनालाइज करके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बताया है। अब हम लोग बातें करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, है ना। मैं फिर से बोल रहा, अभी डेफिनेशन मैंने स्टार्ट नहीं करा है, तो अगर आप ये सब लिख रहे हो तो आप डेफिनेशन के लिए 5 लाइन एटलीस्ट 5 लाइंस छोड़ दें और उसके बाद इसे लिखें, है ना। अब देखिए इस शेड्यूल के हेल्प से हमें बनाना है एक कर्व, और ज्योमेट्री की बातें हो रही हैं, कर्व बनाना है हमारे लिए। हमारे पास 2 पॉजिटिव एक्सिस होते हैं, एक एक्स और एक वाई। यही एक लिमिटेशन है, याद रखिएगा। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक लिमिटेशन है कि आप यहां सिर्फ 2 गुड्स को ही स्टडी करेंगे, क्योंकि एक तो 2 गुड्स इसलिए क्योंकि एक बेस्ट और दूसरा सेकंड बेस्ट, बाकी भाड़ में जाए। और हमारे पास एक्सिस भी 2 ही है, तो तीसरा पॉजिटिव एक्सिस थोड़ी बनाएंगे, तो इसलिए 2 को ही स्टडी कर सकते। तो याद रखिएगा पीपीसी का एक लिमिटेशन होता है कि एक साथ सिर्फ 2 गुड्स को ही स्टडी कर सकते। बस आगे बढ़ते हैं। एक्स में हम लोग गुड एक्स की बातें करेंगे, और गुड एक्स हमारा है वीट, और ये टन्स में है। वाई में हम लोग गुड वाई की बातें करेंगे, और गुड वाई हमारा है सुगरकेन, और ये भी टन्स में है। ये भी किसमें है, टन्स में। सुगरकेन भी टन्स में है। बात समझ में आ रही। अच्छा ये 0 है, ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन हो गया 0। अब देखिए आप स्टडी करो, 0 1 2 3 4 है ना। देखिए जो मेजरमेंट इधर आएगा वही मेजरमेंट इधर भी आएगा, चेंज नहीं करना है। और यहां पर ये 4 तक है, और ये कहां तक है 0 से 10 तक। तो पहले यहां सेट करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने तो यूं ही ड्रॉ कर दिया, यूं ही पॉइंट ले लिया। आप ऐसे नहीं लेंगे, आपको स्केल लगाना है ना, कंपलसरी है स्केल लगाना। आप स्केल लगाइएगा और एक एक पॉइंट, स्केल में 1 2 3 4 होता है ना, तो एक एक 1 2 3 4 के सामने डॉट्स लगाएंगे, और उसी अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होना चाहिए। अगर डिस्टेंस बराबर नहीं रहा गलती हो जाएगा साहब, पक्का बता रहे हैं आपको। जिस डिस्टेंस देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो डिस्टेंस जो गैप्स यहां पर लिए एग्जैक्टली उसी गैप के साथ आपको यहां भी काम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, गलती किया है। इधर उधर वाला नहीं, इधर वाला। क्या गलती किया मैंने कि मैंने खुद से ले लिया। मैं यहां बोर्ड पर स्केल नहीं लगा रहा, आप मेरी तरह नहीं बनाएंगे, आपको स्केल का यूज करना है। स्केल रखेंगे और स्केल में 1 2 3 4 होता है, डॉट 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 लगाइए और फिर ये वाला लाइन स्केच करिए, ये गैप स्केल के हेल्प से।
जो डिस्टेंस आपने यहां लिया बिल्कुल वैसे ही स्केल लगाइए और y एक्सिस में भी वैसे ही करिए, और यहां भी आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। गड़बड़ किया ना, कहानी खत्म। बात समझ में आ रही? अब देखिए, एक बार हमने दोनों तरफ ले लिया, एकदम सेम गैप, सेम डिस्टेंस, सेम मेजरमेंट। अब इसे हम लोग इस पे सेट करेंगे। ध्यान से देखिए, x में 0, देख रहे ये x है, x में 0, ये 0 है, तो y में कितना 10। तो जब x में 0 तो y में हो गया 10, पहला पॉइंट है ना। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन A, x का 0 y का 10, x में 1 तो y में कितना 9, ये देखिए ये है 1। अब यहां भी स्केल लगाना है, यहां पर एक स्केल लगाना है और 1 के सामने से देखना है कि 9 किधर आ रहा है। ये देखिए मैं रैंडमली कर दे रहा, ये B हो गया। स्केल लगा के आप करेंगे तो और सुंदर सा नंबर आएगा, पॉइंट आएगा एकदम। जितना पॉइंट एकदम एग्जैक्ट होगा डायग्राम उतना ही परफेक्ट होगा। तो स्केल का हेल्प जरूर ले। ये 2 तो ये कितना हो गया 7, x में 2, x में 2 टन। जब वीट के 2 टन की खेती होगी तो फिर गन्ने की कितनी पॉसिबल है? गन्ने की पॉसिबल है सिर्फ 7, तो ये हो गया C। जब वीट की खेती 3 टन तो गन्ने की कितनी 4। ये देखिए वीट की 3 टन तो गन्ने की कितनी? गन्ने की पॉसिबल है सिर्फ 4 टन। देखिए ये 4 और ये 3 है ना, इस तरह से। ये देखिए मैं लाइन भी ड्रॉ करके दिखा दे रहा, इस तरह से। देख रहे हैं मेरा लाइन कितना गलत जा रहा है? इसका मतलब मैंने पॉइंट सही नहीं लिया है। मैं यही चीज बार बार आपको बोल रहा, स्केल लगाना है, पॉइंट परफेक्ट होना चाहिए, तभी मजा आएगा बनाने में। इकोनॉमिक्स है। ये देखिए इसका 7, ये 7 तो ये हो गया 2। ये देखिए ये है पॉइंट C, ये B था, ये C है। ये देखिए यहां पर इसका 4 तो इसका होगा 3, दिस वन पॉइंट नंबर D। बात समझ में आ रही? अब देखिए वीट की 4 तो गन्ने की कितनी 0, तो इसका ये देखिए इसका 4, गन्ने का कितना 0, y में 0, x में 4। ये देखिए यहां पर आ गए कॉम्बिनेशन E। तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन डायग्रामेटिकली हमको अलॉट कर लेना है, पुट कर देना है। इस शेड्यूल के हेल्प से इस कॉम्बिनेशन को एक बार आपने पुट कर दिया तो अब अगला काम इस पॉइंट्स को मिलाइए। जब आप इस पॉइंट्स को मिलाएंगे, देखिए मैं मिला रहा, जब आप इस पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक ऐसा डायग्राम बनकर तैयार हो जाएगा, है ना। मैं फिर से बोल रहा, ये रफ है मेरा, मैंने बस यूं ही अलॉट कर दिया है। आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे और मेरी बातों को समझेंगे। ये देखिए इस तरह से, थोड़ा सा गड़बड़ है यहां पर, ये थोड़ा ऐसे आएगा, मैं रफली अभी कर दे रहा, ये ऐसा इस तरह का, ये जो है ना ऐसा होगा। ये देखिए, अब देखिए ये फिर से बोला, मैंने जानबूझकर खुद से हाथ से किया। मैं चाहता तो बड़ा सा स्केल लगाकर कर लेता, मैं जानबूझकर नहीं कर रहा क्योंकि आप समझ सको मेरी गलती से कि आपसे ये गलती ना हो। देखिए जब मैंने यूं ही हाथ से कर डाला तो थोड़ी गलती हुई ना, ये परफेक्ट नहीं बना। बोला सर परफेक्ट किसको बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे इसे। ये देखिए अगर ये परफेक्ट बनाया जाए तो डायग्राम ऐसा बनेगा, कनकेव। थोड़ा सा मतलब ये खराब नहीं है, बुरा नहीं है, बट थोड़ा बुरा है ना। ये थोड़ा सा अगर ऐसा हो जाए तो ये सही हो जाए। ये देखिए इस तरह से। तो ये गलती क्यों हुई सर? ये गलती इसलिए हुई क्योंकि मेजरमेंट मैंने खुद से ले लिया। आपको ऐसा नहीं करना है एग्जाम में। नॉर्मली टीचर्स बताते हैं तो बस बोल देते हैं, है ना, लेकिन बच्चे गलती कर डालते। मैं देखता बार बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती, तो मैं जानबूझकर गलत वाला ही करके दिखा दे रहा कि आप देख लो कि अगर इस तरह से बनाओगे तो क्या हाल होगा, है ना। तो हाल बेहाल हो जाए इससे पहले आप अपना हाल सुधार लो, आदत सुधार लो। आपको ऐसे बनाना, डायग्राम परफेक्ट होगा, स्केल्स वगैरह का यूज करें, ठीक है। पेंसिल से बनाए, पेन से बिल्कुल ना बनाए। डायग्राम हर हाल में सिर्फ पेंसिल और स्केल से होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो पॉइंट मैंने लिया या यहां पर जो गैप्स लिया, मैंने बोला स्केल यूज करिए, बिल्कुल करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो लाइन आपको ये वाला, बोला सर ये वाला भी स्केल से ऐसे ऐसे करके मिला डाले, ऐसे ऐसे करके ना करना बाबा, ऐसा कभी ना करना।
स्केल से इस पॉइंट को मिलाना नहीं, ये जो लाइन में ऐसे खींचा ना, स्केल से मत मिला दीजिएगा वरना पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ये आपको फ्री हैंड करना है। फ्री हैंड का मतलब पॉइंट्स लीजिए स्केल से, डॉट्स लीजिए स्केल से, बट डॉट्स को मिलाइए हाथों से, फ्री हैंड। बोला सर एकदम परफेक्ट नहीं बन रहा, सर ऐसा बन रहा है, थोड़ा ऐसा हो गया, नो प्रॉब्लम, फ्री हैंड। हालांकि इतना खराब नहीं बनेगा, फ्री हैंड होगा तो थोड़ा इधर उधर हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है साहब, लेकिन फ्री हैंड, डॉट्स को मिलाएंगे फ्री हैंड। और अगर आपने अच्छे से बनाया ना तो पक्का बता रहा बिल्कुल अच्छा बनेगा, नो प्रॉब्लम, एकदम बढ़िया। ऐसा शेड्यूल परफेक्ट डायग्राम बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता जब स्केल से बनाते हैं। तो वंस अगेन एक बार फिर से हम इन्हीं चीजों को अच्छे से बनाकर आपको अब दिखा रहे हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि शेड्यूल के हेल्प से डायग्राम कैसे बनाना है ना। एक बार x को x में सेट कर लीजिए, है ना, x को x में, y को y में। गलती से भी इसे y में और इसे x में कभी मत करिएगा, पहले को पहले में, इसीलिए मैंने नाम ही x लिखा था ताकि आपको याद रहे कि x x में जाएगा और y y में जाएगा। बात समझ में आ रही? कभी भी पोजीशन को इसमें कर्व में उल्टा मत कर दीजिएगा कि x या ये पहला वाला y में और दूसरा वाला x में, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। भाई सिस्टम के अंदर रहेंगे, सिस्टम के बाहर नहीं जाएंगे। तो गुड x पहला वाला x एक्सेस, दूसरा वाला y एक्सेस, और पॉइंट्स सही से लेंगे, डॉट्स ठीक से प्लॉट करेंगे और इस डॉट्स को मिलाएंगे फ्री हैंड, है ना। बोला सर इतना टाइम लग जाएगा, तो मैं दूसरा तरीका बता रहा। आपके पास एक और ऑप्शन है। आपका दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको ये डायग्राम का व्यू यानी डायग्राम का नेचर याद है अच्छे से, तो आप चाहे तो स्टैंडर्ड 12th में आप अगर चाहे तो डमी डायग्राम बना सकते हैं। डमी, सर डमी क्या होता है? डमी का मतलब खुद से एक एक्स एक्सिस दिखाइए, यहां पर गुड एक्स को दिखा दीजिए, वाई में गुड वाई को दिखाइए, और आपको पता है कि अच्छा सर मुझे याद है कि आपने बोला था डायग्राम ऐसे बनेगा, बना दीजिए, खत्म, कोई प्लॉटिंग का जरूरत नहीं है। ये डमी हो गया, मेजरमेंट नहीं किया। हालांकि मैं बोलूंगा कि अगर एग्जाम में टाइम है तो मेजरमेंट वाला बनाए, टीचर खुश हो जाएंगे आपसे, बहुत सुंदर। लेकिन इन केस समय कम है ना, लास्ट मोमेंट है, आपके पास समय नहीं है, तो फिर आप डमी डायग्राम भी बना सकते हैं, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। अब हाफ मार्क्स अगर कट जाए तो मे बी, लेकिन ज्यादा ऐसा नहीं है कि पूरा मार्क्स ही काट दिया जाएगा। हाँ, इसको नाम दे दिया करे, जैसे इसको P डैश, कोई भी नाम दे दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से हमारा ये पीपीसी तैयार हो जाएगा। तो फिर से बताया मैंने, शेड्यूल बताया कैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शेड्यूल में प्रेजेंट करेंगे, ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। और फिर मैंने बताया डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये शेड्यूल जब बन ही गया तो इस डायग्राम की जरूरत क्या थी, है ना। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस डायग्राम ओवर दिस शेड्यूल, इसके ऊपर इसको बनाने का क्या फायदा? फायदा यह है कि आप देखो, जब हमने शेड्यूल बनाया तो 1 2 3 4 5 कितनी पॉसिबिलिटी आई? 5, है ना। लेकिन इन पांचों के बीच में भी कई सारे पॉसिबिलिटी छुपे हुए। हो सकता है प्रोड्यूसर ना 0 बनाए ना 1, यहां पर 0.8 हो जाए, तो यहां पर भी कुछ और हो जाएगा, हो सकता है यहां पर 9.2 हो जाए। तो इनके बीच में भी तो, बी और सी के बीच में भी तो ऑप्शंस पॉसिबल है ना। हो सकता है 2 और 3 के बीच में आ जाए, यहां पर हो जाए 2.4 और यहां पर हो जाए 6, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक रैंडम पॉसिबिलिटीज है जो शेड्यूल में लिमिटेड है, ये लिमिटेड पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये लिमिटेड है। कितना यहां दिखाया जा सका? 5, बट इनके हेल्प से सारे के सारे पॉसिबिलिटी यहां आ जाएंगे। चेक करके बताते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा हो जाए पॉइंट ए, मान लेते हैं ये है हमारा कॉम्बिनेशन ए और ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ई। मान लीजिए ये है कॉम्बिनेशन बी, मान लीजिए ये है कॉम्बिनेशन सी, और मान लीजिए ये है कॉम्बिनेशन डी। एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, रफली मैंने बना दिया। तो ए बी सी डी ई और ये सारे कॉम्बिनेशन को मिलाया तो इस तरह से हमारा पूरा डायग्राम बन गया। ये 5 कॉम्बिनेशन तो पता चले, साथ में ए और बी के बीच में जो पॉसिबल था, बी और सी के बीच में जो पॉसिबल था, सी और डी के बीच में जो पॉसिबल था, डी और ई के बीच में जो पॉसिबल था,
वो भी तो पता चल गए। अब सिर्फ ये 5 नहीं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन इसी को कर्व बोलते हैं। ये जो कर्व बना ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, बड़े प्यार से बोलते रहो। हमें सारे कॉम्बिनेशन पता चल गए। बात समझ में आ रही? तो ये फायदा होता है कर्व बनाने का। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो हमने शेड्यूल भी बना लिया, डायग्राम भी बना लिया, बच गया हमारा डेफिनेशन। तो अब मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो आप बोलेंगे अच्छा सर ये तो बड़ा आसान है ना? तो आइए जल्दी से डेफिनेशन लिखते हैं। अभी पूरे अच्छे से डिटेल से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के शेड्यूल और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के डायग्राम दोनों को अच्छे से समझ लिया है। आइए अब हम लोग बातें करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के डेफिनेशन की, है ना? क्योंकि जो बारीकी से बातें आपको समझनी थी वो मैंने अच्छे से समझा दी है ना? अच्छे से जितनी बातें बताई उसे नोट करें, शेड्यूल भी जरूर बनाए, डायग्राम भी जरूर बनाए, दोनों कंपलसरी है एग्जाम के लिए। डेफिनेशन की बात करें, देखिए आपके सामने हमने डेफिनेशन लिख रखा है समय बचाने के लिए। देखिए व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो एक छोटा सा कर्व भी मैंने बना रखा है। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो कर्व आपको दिख रहा P से P डैश, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कर्व क्या है? देखिए डेफिनेशन कह रहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। डेफिनेशन क्या कह रहा? डेफिनेशन कह रहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू द कर्व। अब ये कर्व है तो कर्व ही बोलेंगे। तो बोलता है ये एक ऐसा कर्व है विच शोज, जो हमें प्रेजेंट करता है, जो दिखाता है, शो करता है क्या? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। बोला था ना जब शेड्यूल बनाते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन मिले थे? 5, ABCDE। लेकिन जब उस ABCDE को इस कर्व में प्रेजेंट कर दिया तो अब सारे के सारे कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कहीं पर भी इस प्रोडक्शन के लिए, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमें यहां देखे जाएंगे, है ना? तो यहां पर क्या लगा हुआ है? ऑल। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो कर्व बनाया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के सारे कॉम्बिनेशन मिल जाए, है ना? सो इट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग, याद रखिएगा, 2 कमोडिटीज। पीपीसी का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि यहां पर सिर्फ 2 ही कमोडिटी, लिमिटेशन बोले या अजम्पशन बोले ज्यादा सुंदर रहेगा। अजम्पशन, हमने मान लिया कि प्रोड्यूसर कितने प्रोडक्शन करने वाला है? 2। इन्हीं दोनों में चूज करना है, तीसरा चौथा नहीं ला सकते, है ना? तो किसी 2 ही कमोडिटी की बात करेंगे विद द गिवन। और ये प्रोडक्शन कैसे होगा? गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी। जो भी उसके पास रिसोर्सेस है ना, जो भी मटेरियल है, जो भी लेबर है, जो भी रिसोर्सेस है, और टेक्नोलॉजी, जो भी मशीनें हैं। तो दिए हुए रिसोर्सेस, दिए हुए टेक्नोलॉजी से अगर किसी प्रोड्यूसर को कोई 2 कमोडिटी बनाना है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन, क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल है, ये बताने वाला कर्व कहलाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। याद रखिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। इसका ये भी एक नाम है ना? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ज्यादातर किताबों में इस नाम से आपको मिल जाएगा। इसका एक और नाम है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों? क्योंकि y के रिसोर्स को x में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो एक ऐसा कर्व है जो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हमें प्रेजेंट कर रहा, और उस ट्रांसफॉर्मेशन का रेट जानने के लिए हम लोग MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात किए थे। याद होगा शेड्यूल में लॉस बाय गेन, है ना? तो ये हो गया पीपीसी का डेफिनेशन, डायग्राम, शेड्यूल भी बनाना है। बोला सर एग्जाम में क्वेश्चन आया 4 मार्क्स में, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, है ना? सॉरी, डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यूजिंग सुटेबल डायग्राम एंड शेड्यूल। तो जब भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए, तो डेफिनेशन, शेड्यूल और डायग्राम तीनों बनाए। मैं सजेस्ट करूंगा तीनों बनाए, टीचर मार्क्स काट ही नहीं सकते, है ना? तो आपको तीनों ही प्रेजेंट करना है। बात समझ में आ रही? तो दैट्स ऑल। ये हम लोग पूरी तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को खत्म कर चुके, मीनिंग, शेड्यूल, डायग्राम। अगले क्लास में हम लोग बातें करेंगे पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के और भी कुछ पॉइंट्स की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में।